हेलो एवरीवन, रिसेंटली हमने देखा कि जो सिंथेटिक डायमंड है, जो कि लैब ग्रोन डायमंड्स के नाम से जाने जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में चल रहा था। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मोदी जी आपके सामने दिख रहे होंगे, मोदी जी इधर कौन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट, और इधर कौन है, उनकी वाइफ। किनकी वाइफ? अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे मोदी जी इनको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, और गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? तो क्या है ये? डायमंड। कैसा डायमंड है? लैब ग्रोन डायमंड। अब यहीं से ये न्यूज बन जाती है, या ये एग्जाम आने वाला क्वेश्चन बन जाता है कि लैब ग्रोन डायमंड्स होते क्या हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है, नेचुरल डायमंड कैसे बनते हैं, कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो सिंथेटिक डायमंड है वो सबसे पहले कहां स्टार्ट हुए थे, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आपने ये मूवी जरूर देखी होगी, सुपरमैन, है ना, 1983 में आई थी। इसके अंदर देखा होगा कि जो सुपरमैन होता है वो क्या करता है, कार्बन का या कोयले के टुकड़े को क्या करता है, हाथ में लेता है और उसको प्रेशर लगाता है, वो क्या किस में बदल जाता है? डायमंड में बदल जाता है। ये जो प्रोसेस थी सेम वही प्रोसेस है जो किस में होती है? सिंथेटिक डायमंड में होती है। मतलब जब आप किसी कार्बन पे, है ना, बिल्कुल प्योर कार्बन जो होगा उसके ऊपर, या कार्बन की प्योर फॉर्म के ऊपर जब आप हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लगाओगे, तो चाहे वो अर्थ के बीनीथ लगे, चाहे आप उसको लैब के अंदर लगाएं, तो वो जो कार्बन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है? तो देखो, अभी रिसेंटली क्या था, या सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डायमंड बनते ही कैसे हैं। फॉर एग्जांपल समझना कि जो डायमंड्स की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? तो बीनीथ द अर्थ। कैसे होता है? देखो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर अर्थ की जो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। उसके बाद क्या होता है? मेंटल। और उसके बाद क्या होता है? पूरा कोर का रीजन होता है। ठीक है, या मैं कहूँ तो ऐसा समझ सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मान लो ये हमारी अर्थ की क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर में मुझे पता है कि इसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती है। कौन कौन सी? तो सबसे ऊपर कौन सी होती है? क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है? क्रस्ट के बाद मेंटल, और मेंटल के बाद कौन सी होती है? तो लास्ट में कौन सी होती है? कोर। और यहां पर बीच में याद रखना, इस कोर के अंदर बिल्कुल बीच में क्या भरा होता है? आयरन भरा होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने कहा कि सबसे ऊपर क्रस्ट है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना, इसी को कहते हैं सियाल। सियाल का मतलब क्या हो गया? सिलिकॉन। सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सीमा। सीमा का मतलब क्या हो गया? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। और उसके बाद लास्ट वाले को क्या कहते हैं? नीफे। और नीफे का मतलब क्या हो गया? निकेल प्लस आयरन। ठीक है, तो तीनों लेयर्स के अंदर अलग अलग क्या पाए जाते हैं? मटेरियल पाए जाते हैं, अलग अलग कंपोजिशन पाया जाता है। अब आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो रोटेशन स्पीड है, उसकी रोटेशन स्पीड कितनी होती है? तो वो होती है लगभग 29.5 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, मैंने लगभग बोला यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इतनी स्पीड से अर्थ घूमती होगी, तो सपोज करो कि मान लो एक फुटबॉल ले रखा है आपने, उसके ऊपर एक और फुटबॉल रख दिया, और उसके ऊपर एक और फुटबॉल रख दिया। ठीक है, 3 फुटबॉल है, फुटबॉल, उसके बाहर एक फुटबॉल, फिर एक फुटबॉल। अब आप उसको घुमाए जा रहे हो, कितनी स्पीड से घुमाए जा रहे हो? तो लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और मैंने कहा कि इन तीनों के बीच में क्या होगा? तो इन तीनों के बीच में अलग अलग कंपोजिशन है, तो बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। और जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उससे जो मोल्टन स्टेट में मटेरियल्स आना शुरू हो जाएंगे, और जब मोल्टन स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा? मैग्मा। क्या फिल हो जाएगा? मैग्मा, या इसे हम क्या कहते हैं? लावा। जब बाहर आ जाता है तो लावा बन जाता है। अब मैंने कहा कि जब ये बन गया, तो यहाँ पर मैंने कहा बीच में जो ये लावा बना है या जो मैग्मा बना है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर, या पहले ये समझो कि इसके ऊपर क्या होती हैं? प्लेट्स तैर रही होती हैं। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पर प्लेट्स तैर रही हैं, ये नीचे लावा बना हुआ है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और मैंने कहा कि ये हमारा क्या है? आउटर सरफेस। मान लो यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर घर बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे कुछ भी है। अब मैंने कहा ऊपर पूरा का पूरा, और मैंने कहा यहाँ पर कोई ओशियन है, ठीक है, पानी है यहाँ पर।
अब जैसे ये यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आया, इसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाना शुरू किया, और जैसे इसने ऊपर की तरफ फोर्स लगाना शुरू किया तो कौन सा फोर्स लगाया, तो याद रखना जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी ऊपर की तरफ अपनी फोर्स लगाएगी। और उसके बाद क्या होगा, ये जो प्लेट है जो इसके ऊपर तैर रही होती है, इस प्लेट के अंदर क्या आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा। और जैसे ही क्रैक आएगा तो अगर ये क्रैक, याद रखना, अगर ये क्रैक हल्का सा है तो ऊपर जो सरफेस है उसके ऊपर क्या महसूस होगा, शेकिंग महसूस होगी। और इसे हम क्या कह देते हैं, अर्थक्वेक, यानी कि शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। अब सपोज करो कि गलती से ये जो क्रैक था ये इतना बड़ा हो गया कि यहां से पूरा का पूरा लावा ही बाहर आ गया, और जैसे लावा बाहर आ गया तो यहां पर क्या बन जाएगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, वोल्केनो। वोल्केनो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक माउंटेन बन जाएगा। और वो जो वोल्केनो बनेगा वो रॉक कौन सी होंगी, तो इग्नियस रॉक होंगी। कौन सी रॉक होंगी, इग्नियस रॉक होंगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। अब बात ध्यान से समझना कि मैंने कहा कि प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन होती है, उसके ऊपर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगता है। तब समझना कि जब ये लावा बाहर निकला और जब यहाँ से ये पूरी की पूरी रॉक, यहाँ से पूरी की पूरी इग्नियस रॉक्स बनी, उसके बाद धीरे धीरे इन रॉक्स का होने लगा सेडिमेंटेशन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो रॉक्स होती है तीन टाइप की होती है, इग्नियस रॉक्स, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, और लास्ट कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब धीरे धीरे इन रॉक्स का क्या होगा, सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन होगा तो इनके टुकड़े नीचे आके गिरते रहेंगे और पूरे सरफेस के ऊपर क्या गिर जाएगा, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगेंगे। और हजारों सालों तक, कह सकता हूं कि हजारों सालों तक धीरे धीरे प्रोसेस चली होगी, और जितने भी फॉसिल्स थे वो सारे डिपोजिट होते चले गए होंगे। और जब सारे फॉसिल्स डिपोजिट होते हुए चले गए होंगे तो एक दिन ऐसा आया होगा कि यहाँ पर, एक दिन ऐसा आया होगा कि यहाँ पर ये जो सरफेस था इसमें प्रेशर लग लग के और बिल्कुल वो जो फॉसिल्स थे वो नीचे चले गए होंगे, beneath the earth चले गए होंगे। ठीक है, या हमारा सरफेस ऊपर आ गया होगा, वो बिल्कुल नीचे चले गए होंगे प्रेशर लग के। और जब प्रेशर लग के नीचे चले गए होंगे तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा होगा, प्रेशर बढ़ा होगा, और वही जो फॉसिल्स थे या वही जो भी जीव या जो भी पेड़ पौधे वहां पर थे, जो भी फॉसिल थे, उन सब का कन्वर्जन हो गया होगा किसमें, कोई पेट्रोलियम, डीजल या जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सब बन गया। लेकिन जो कोयला, वो कोयला जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगा, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लगा, वो लास्ट में जाकर क्या बन जाता है, तो क्या बन जाता है, वो डायमंड बन जाता है। और वो जो डायमंड बनता है वो कौन सी लेयर में होता है, तो याद रखना उस लेयर को हम क्या कहते हैं, किम्बरलाइट। क्या कहा जाता है उसको, किम्बरलाइट लेयर के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है, या किम्बरलाइट लेयर रॉक के अंदर ये सारी की सारी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है, तो लगभग अबाउट 900 से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। ठीक है, प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर लगभग इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग 75 के बार के बराबर प्रेशर होता है, या मैं ये कह सकता हूं किलोग्राम में बात करूं तो लगभग 7,25,000 kg पर इंच जितना वजन हो सकता है उतना प्रेशर जब उस पर लगता है तो क्या बन जाता है, वो डायमंड बन जाता है। तो कुछ बेसिक पॉइंट याद रखने हैं कि कहां पर पाया जाएगा, तो किम्बरलाइट में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जैसे ही ये बना, अब बात आती है कि जो सिंथेटिक डायमंड है वो कैसे बनता होगा। सिंथेटिक डायमंड कैसे बनता होगा, तो मैंने कहा कि एक लैब है, उसके अंदर कार्बन को रखा और कार्बन के ऊपर उतना टेम्परेचर दे दिया। कितना टेम्परेचर दे दिया, तो लगभग अभी मैंने लिखा था 1300 to 1400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया, उसके ऊपर प्रेशर दिया और उस कंडीशंस को ऐसा क्रिएट कर दिया गया जैसा कि कहां पर होता है, नेचुरली, और तुमने बना दिया क्या, सिंथेटिक डायमंड। ठीक है, और जब ये बनेगा तो आपसे ये पूछेगा कि सबसे पहले किसने कोशिश की थी, तो याद रखना 1880 के अंदर स्कॉटिश केमिस्ट था जिसका नाम था जेम्स वैलेंटाइन। ठीक है, उसने क्लेम किया था कि उसने डायमंड्स को बना लिया है, किससे, बाय द हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ पैराफिन, बोन ऑयल एंड द लिथियम टू रेड हीट इन सील्ड रोट आयरन ट्यूब्स। उसके बाद किसने क्लेम किया, तो याद रखना उसके बाद क्लेम करने वाला कौन होता है, 1893 एक फ्रेंच केमिस्ट होता है हेनरी मोइसन। वो कहता है कि उसने भी क्या बना लिया है,
सिंथेटिक डायमंड बना लिया है। लेकिन अगर बात करें मॉडर्न सिंथेटिक डायमंड की, तो ये कब से न्यूज में आया? तो याद रखना, जो मॉडर्न सिंथेटिक डायमंड है वो आया 1955 में। और 1955 में कैसे आया? तो याद रखना, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चला था जिसका नाम था प्रोजेक्ट सुपर प्रेशर। और ये जो प्रोजेक्ट सुपर प्रेशर चला, इसके बाद कब चला? 1954। उसके बाद इन्होंने सबसे पहला क्या बनाया? सिंथेटिक डायमंड। और वो जो डायमंड था बनाने वाला कौन था? तो अमेरिकन फिजिसिस्ट, क्या नाम था उसका? पर्सी विलियम्स ब्रिजमैन। ठीक है, उसके बाद वही लिखा हुआ है कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना इसको प्रेशर चाहिए। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 ये जो प्रोसेस है फॉलो होने लगती है और पूरी दुनिया के अंदर क्या बनाया जाने लगता है? सिंथेटिक डायमंड बनाया जाने लगता है। और वही सिंथेटिक डायमंड कहां पर बनाया गया? इंडिया में। कहां पर? डायमंड हब ऑफ द इंडिया। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया का डायमंड हब किसे कहा जाता है? तो याद रखना, सूरत को हम क्या कहते हैं? डायमंड हब ऑफ द इंडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा कटिंग एंड द पॉलिशिंग कहां पर होती है डायमंड्स की? सूरत के अंदर होती है। अगर हाँ आपसे पूछे कि डायमंड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है इंडिया में, तो प्रोडक्शन याद रखना कहां पर होता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कहां पर? पन्ना। ठीक है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट के आसपास। अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है, तो लिख लेना लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, कहां पर? रसिया। ठीक है, लास्ट ईयर 2022 में टॉप किसने किया था? तो रसिया ने टॉप किया होता है इसके प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, फिर वही बात, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कितना चाहिए? तो लगभग इसमें इतना चाहिए होता है। और जैसे ही याद रखना, जैसे ही अच्छा अगर आपसे पूछे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब बना, तो 1958 में बना होता है। ठीक है, पन्ना इन द बुंदेलखंड एरिया। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि डायमंड तो ठीक है, हमने बना लिया सिंथेटिक डायमंड। ठीक है, उसके बाद हमने वो दे भी दिया किसको? अमेरिकन या फर्स्ट लेडी को दे भी दिया। ठीक है, लेकिन अगर इससे रिलेट करता हुआ आपसे वो पूछता है कि बताओ डायमंड के ऊपर कोहिनूर डायमंड क्यों? क्योंकि याद रखना, अगर डायमंड की बात हो रही है तो दुनिया का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बिगेस्ट डायमंड कौन सा है? तो कोहिनूर डायमंड है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कोहिनूर डायमंड है वो एट प्रेजेंट कहां पर है? तो देखो, कोहिनूर डायमंड का अगर वेट पूछे, बहुत से एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका वेट कितना है? 105.6 कैरेट। अगर पूछे पहला कितना वेट था इसका ओरिजिनली, तो ओरिजिनली इसका वेट कितना था? 191 कैरेट। लेकिन बाद में 1852 में एक कौन होता है? सॉरी 1852 में क्या होता है? बाय द गेरार्ड ऑफ द लंदन द रॉयल ज्वेलर, इसके द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है? कटिंग कर दी जाती है। और जैसे कटिंग की जाती है तो इसके बाद इसका वेट कितना हो जाता है? 105.6 कैरेट। आज के दिन कहां पर है ये? तो याद रखना, जो ब्रिटिश क्वीन जिनकी डेथ हो चुकी है उनका जो क्राउन था, उस क्राउन के अंदर क्या लगाया हुआ है? कोहिनूर का डायमंड लगाया हुआ है। अब समझना बात को कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ये क्यों पूछ सकता है, उसका रीजन क्या है? तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने या हमारी सरकार के एफर्ट के बाद जो ब्रिटेन है वो हमें हमारा एक हिस्टोरिकल, कह सकता हूं कि बहुत ही हमारे हिस्ट्री के में जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो ऑब्जेक्ट हमें देने वाला है। कौन सा? वागनक। आपने सुना होगा, हमें वापस क्या दिया जाने वाला है? वागनक। अब वागनक क्या होता है? तो देखो वागनक क्या है? तो आपने कहानी सुनी होगी शिवाजी। शिवाजी कौन थे? मराठा। ठीक है, जिन्होंने मराठा की एम्पायर की फॉर्मेशन की होती है 1674 में। उनकी लड़ाई होती है एक बार किसके साथ? अफजल खान के साथ। और जो अफजल खान होते हैं वो कौन था? तो अफजल खान बीजापुर का क्या था? सेनापति। ठीक है, बीजापुर का सेनापति। और याद रखना, जो शिवाजी थे वो एक बार बैठे होते हैं अपने प्रतापगढ़ किले के बाहर और वहीं पर उनके पास एक इनविटेशन आता है कि तुमसे मिलना कौन चाहता है? अफजल खान। और जब अफजल खान मिलने के लिए कहता है तो शिवाजी को ये पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, विश्वास नहीं किया जा सकता। तो शिवाजी जब उससे मिलने पहुंचते हैं तो पहले से ही क्या पहन के जाते हैं? अंदर से लोहे के कवच, या कह सकता हूं मैं कपड़े वगैरह, या अपने शरीर को पहले से कवच से ढक कर जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो जब मीटिंग होती है तो जो अफजल खान होता है, ये कौन था? बीजापुर का सेनापति, भारत का सबसे खतरनाक उस टाइम का सेनापति। उस टाइम पर औरंगजेब इंडिया को रूल कर रहा होता है। औरंगजेब भी चाहता था कि ये अगर मेरी तरफ आ जाए तो मैं सबको जीत लूं, क्योंकि औरंगजेब ने भी बीजापुर को नहीं जीता होता उस टाइम पर।
जब इनकी मुलाकात होती है तो जब ये आपस में गले मिलते हैं तो गले मिलते टाइम पर क्या होता है कि जो अफजल खान होता है वो शिवाजी को क्या करता है, अपने साइड में दबा लेता है। और जैसे दबाता है तो उसी टाइम पर क्या होता है कि जो शिवाजी होते हैं उनको पता था कि ऐसा होगा, वो वाघ नख निकालते हैं और वाघ नख से उस अफजल खान को वहीं पर क्या करते हैं, बीच में से चीर देते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और जैसे ये पूरा का पूरा इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट के बाद वो जो वाघ नख था वो वाघ नख बाद में कौन लेकर चला जाता है, कौन लेकर चले जाते हैं, अंग्रेज। अभी रिसेंटली ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि हम उसको क्या कर देंगे, इंडिया को वापस लौटा देंगे, तो वो भी न्यूज में चल रहा है। हो सकता है कि हमसे ये भी पूछा जा सके कि कोहिनूर डायमंड के बारे में, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो कोहिनूर डायमंड है सेम वो कहां पर है, तो वो कहां पर आज के दिन ब्रिटिश या ब्रिटेन की क्वीन के क्राउन में लगा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कोहिनूर है उसका ओरिजिन कहां से है। तो याद रखना उसका ओरिजिन कहां से माना जाता है, तो सबसे पहले देखो उसकी 3-4 कहानियां बनी हुई है। कोई कहता है कि वो जो डायमंड था वो डायमंड सबसे पहले वो डायमंड कहां से लिया गया था, अलाउद्दीन खिलजी, आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, पद्मावत मूवी देखी होगी, उसको मिला था 1304 में जब उसने मालवा के राजा के ऊपर अटैक किया होता है। ठीक है, उसके बाद एक कहानी ये भी है कि जो बाबर था जिसने 1526 में पानीपत के ऊपर अटैक किया होता है, या हमारे दिल्ली डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया होता है, जिसको हम पानीपत की फर्स्ट बैटल कहते हैं 1526, उसके अंदर तो उनका जो बेटा था कौन, हुमायूं, उसको गिफ्ट में दिया गया होता है। ठीक है, उसके बाद एक कहानी ये भी है कि जो शाहजहां था वो 1656 में कोल्लूर माइंस की तरफ घूम रहा होता है कृष्णा रिवर के पास, तभी उनको वहां पर क्या मिलता है कि डायमंड मिलता है जो कि इनको गिफ्ट में दे दिया जाता है। लेकिन बात ये निकल के आती है कि लास्ट में ये डायमंड पहुंचा कैसे, अंग्रेजों के पास, ब्रिटिशर्स के पास। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिखा कि जो मुगल थे, मुगल कब आए थे इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर लिखा मैंने मुगल कब आए थे 1526, और 1526 में क्या हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत। तो अगर आपसे पूछे बैटल ऑफ द पानीपत कितनी हुई है, तो याद रखना कितनी हुई है, 3। फर्स्ट कब होती है 1526 में, दूसरी कब होती है 1556 में, और तीसरी कब होती है 1761 में। पहली लड़ाई में किस किस के बीच हुई थी, तो यहाँ पर किस किस के बीच हुई थी, बाबर, और इधर कौन था, इब्राहिम लोदी। दूसरी में कौन होता है, तो अकबर, हालांकि अकबर नहीं लड़ रहा होता है, बच्चा होता है, उसकी तरफ से उसका सेनापति होता है बैरम खान, और दूसरी तरफ कौन होता है, तो उस समय पर कौन था 1556 के अंदर। ठीक है, उसके बाद सॉरी कौन था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, और उसके बाद 1761 में कौन होता है, तो एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली, जिसको हम दुर्रे दुर्रानी भी कहते हैं, वो अटैक करता है किसके ऊपर, मराठाओं के ऊपर, और मराठाओं को वहीं से क्या हो जाता है, पूरा खात्मा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये तीनों बैटल हुई, यहां से मुगलों की क्या पड़ी, इंडिया में नींव पड़ी, यहां पर स्टार्टिंग हुई। और जब मुगलों की स्टार्टिंग हुई तो याद रखना 1526 से लेकर 1707 तक, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, मुगलों का पीक टाइम कहते हैं या राइजिंग टाइम कहते हैं। और 1707 के बाद वाले टाइम को हम क्या कहते हैं, लगभग 1857 में, जब यहाँ पर कौन होता है, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर होता है, जब तक वो नहीं हटता हम उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, तो डिक्लाइन टाइम कहते हैं। जैसे इसमें हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले कौन आया था, बाबर, बाबर के बाद कौन था, हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन होता है, उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद कौन होता है, तो उसका बेटा जहांगीर, और जहांगीर के बाद कौन होता है, शाहजहां, और शाहजहां के बाद कौन होता है, औरंगजेब। और औरंगजेब की जब डेथ होती है 1707 में, वहीं से मुगलों की बर्बादी स्टार्ट हो जाती है, और इसी टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, लेटर मुगल एम्पायर, और यहीं से मुगलों का डिक्लाइन होता है और ब्रिटिशर्स की इंडिया में एंट्री हो रही होती है। अब समझना उसी टाइम पर इसी सीरीज में बहुत सारे राजा होते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, पहले बहादुर शाह फर्स्ट, उसके बाद कौन होगा, जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियार, रफीउद्दौला, रफीउद्दरजात, उसके बाद आ जाता है मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम, अकबर सेकंड, और लास्ट कौन सा, बहादुर शाह सेकंड। लेकिन यहाँ पर एक राजा आता है कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। और जो मोहम्मद शाह रंगीला होता है, इस मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो मुगल थे या जो इंडिया थे, उनकी एक्चुअल में बर्बादी होना स्टार्ट हो जाती है। और उसी सीक्वेंस के अंदर जब रंगीला यहाँ पर रूल कर रहा होता है, रंगीला का टाइम पीरियड कितना था, तो 1719 से लेकर 1748, उसी टाइम पर याद रखना
हमारे इंडिया के ऊपर एक अटैक होता है, और वो अटैक करने वाला कौन था? तो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, नादिर शाह। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत के ऊपर सबसे पहला या मुगलों के टाइम पर पहला बाहर से अटैक किसने किया था, तो इन्वेजन किसने किया था, इन्वेड किसने किया था, तो कौन था? नादिर शाह। और नादिर शाह कहाँ का था? तो याद रखना, नादिर शाह ईरान का था। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ द ईरान भी कह देते हैं हम इसको, ठीक है। अब जैसे इसने अटैक किया, इसने अटैक कब किया होता है? 1739 में। और जब अटैक करता है तो उसके अटैक के अंदर वो भारत से ना सिर्फ कोहिनूर का डायमंड, याद रखना, लगभग जितने भी सोने चांदी जितने भी थे, हीरे जवाहरात सब ले जाता है। लगभग ये भारत से 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उस टाइम पर ले जाता है। और कहा जाता है कि वो इतना पैसा लूट कर ले जाता है कि उसने अपने स्टेट में, ईरान का होता है 3 साल तक उसने लगान ही नहीं लिया होता, यानी टैक्स नहीं लिया होता है। इतना पैसा लूट कर ले जाता है। और भारत के बाहर के लोगों को ये पता चल चुका था कि भारत बर्बाद हो चुका है, भारत में कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फौरन अटैक होना शुरू हो जाते हैं। और उसी के बाद से अहमद शाह अब्दाली और बाद में बहुत सारे अटैक भी होते हैं। और इसी कमजोरी का फायदा कौन उठा रहे होते हैं? ब्रिटिशर भी उठा रहे होते हैं, ठीक है। हो गया इतना। अब जैसे ये सब हुआ, नादिर शाह यहां से ले गया, तो नादिर शाह से वो डायमंड कहां चला गया? तो दुर्रानी डायनेस्टी के पास चला गया। और उसका राजा कौन होता है? शाह सूजा। और शाह सूजा से वो डायमंड कौन छीन लेता है? रणजीत सिंह। अब कहोगे रणजीत सिंह कौन है? तो याद रखना, रणजीत सिंह कौन थे? सिख एम्पायर को बनाने वाले। अगर आपसे पूछे फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर कौन था, तो याद रखना राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने इससे ये छीना और वो उस कोहिनूर डायमंड को अपनी बाजू में बांध कर रखते थे। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? उन्होंने 1799 में सबको इकट्ठा करना शुरू किया और एक क्या बनाया? एक सिख एम्पायर बनाया। और उस सिख एम्पायर के बनाने के बाद 1809 में, याद रखना, 1809 में एक ट्रीटी होती है किस किस के बीच में? सिखों के बीच में। और दूसरी तरफ कौन होते हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। और ट्रीटी क्या होती है? मान लो ये पूरा पंजाब है, पंजाब यानी कि 5 नदियां जहां पे बहती हैं। तो यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसको हम क्या कहते हैं? आज भी बहती है, क्या नाम है उसका? सतलुज। सतलुज नदी से ऊपर वाले को कहेंगे नॉर्थ, इसको कहेंगे साउथ। तो नॉर्थ वाला पार्ट दे दिया किसको? सिखों को। और साउथ वाला पार्ट ले लिया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ताकि भारत से बाहर से कोई अटैक करे तो अंग्रेजों तक वो ना पहुंच पाए। इस ट्रीटी को हम क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना लॉर्ड मिंटो। कौन होता है? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। और मुस्लिम लीग बनेगी जब कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकंड हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की हो जाती है डेथ। महाराजा रणजीत सिंह की क्या हो जाती है? सेकंड एंग्लो सिख वार। और जो पहला होता है वो होता है 1844 से 46 और दूसरा होता है 1848 से 1849। दोनों के अंदर ही अंग्रेजों की जीत होती है। और जो फर्स्ट वाला अटैक होता है उसके बाद याद रखना जो जम्मू एंड कश्मीर था वो जम्मू एंड कश्मीर सेपरेट कर दिया जाता है सिख एम्पायर से। वो दे दिया जाता है किसको? गुलाब सिंह को। किसको दिया जाता है? गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह आप लोगों ने एक जगह और भी पढ़ा होगा, जब मैंने आप लोगों को डीआरडीओ पढ़ाया होगा तो मैंने लिखवाया था कि लास्ट ईयर हमने एक जोरावर टैंक को रिक्रूट किया था, कमीशन किया था। वो जोरावर टैंक किसके नाम पे था? तो जो गुलाब सिंह होता है उसका सेनापति था कौन? जोरावर। उसी के नाम पर जोरावर टैंक नाम रखे थे, ठीक है। तो ये वही गुलाब सिंह है जिसको जम्मू एंड कश्मीर दे दिया जाता है। कब? 1846 में। बाद की कहानियां जो है वो हम आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 1848 से 1849 के बीच में क्या होती है? लड़ाई होती है। हार कौन जाता है? तो सिख। और सिखों में उस समय राजा कौन होता है? तो याद रखना दिलीप सिंह। कौन राजा होता है? दिलीप सिंह, जो कि रणजीत सिंह के बेटे होते हैं। और दूसरी तरफ से कौन होते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनकी तरफ से लड़ कौन रही होती है? तो इनकी मदर। और इनकी मदर का नाम क्या था? तो याद रखना इनकी मदर का नाम था जिंद कौर, ठीक है। लड़ाई होती है, ये जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं। और जो हारते हैं तो एक ट्रीटी होती है। और उस ट्रीटी के बाद जो कोहिनूर का जो हीरा है वो एक्वायर्ड कर लिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। मतलब वो कोहिनूर का डायमंड उससे ले लेते हैं और बदले में क्या करते हैं? उस दिलीप सिंह को और उसकी मदर को क्या करते हैं? ब्रिटेन में एक महल दे देते हैं। और लास्ट में
1893 के अंदर जो दिलीप सिंह होता है वो क्या करता है, रिवोल्ट कर देता है इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई के अंदर, और उसको बाद में वहीं पर उसकी डेथ वगैरह हो जाती है और उसका पूरा का पूरा ब्लड लाइन खत्म कर दी जाती है। ठीक है, तो ये बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि जो कोहिनूर डायमंड है वो हम बार बार डिमांड करते रहते हैं, क्या वो हम वापस ला सकते हैं, तो वो हमेशा डिक्लाइन कर देते हैं हमारी रिक्वेस्ट को या उसको कैंसिल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि याद रखना वो एक ट्रीटी के माध्यम या ट्रीटी के द्वारा उसको दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना कौन कौन सी बैटल होती है, कौन कौन सी नहीं। हालांकि ये सब बातें हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगर कोहिनूर के बारे में पूछे तो फिर वही बात 2023 के अंदर। अच्छा, अभी हमने देखा होगा कि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, क्या कि जो ब्रिटिश क्वीन थी उसकी डेथ हो गई थी, और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद जो नेक्स्ट किंग बनाए गए वो कौन थे? चार्ल्स थर्ड। और चार्ल्स थर्ड की जो वाइफ है उसका नाम क्या है? कैमिला। तो हो सकता है कि अब जो कैमिला क्या बनेगी? क्वीन बनेगी। तो हो सकता है कि वो उस डायमंड या उस क्राउन को पहने जिसके अंदर हमारा डायमंड लगा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन बातों को भी ध्यान रखना कि अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्या क्या चीज न्यूज में चल रही है, वागनक है, कोहिनूर है, इन सबको। ठीक है, वागनक अफजल खान 1659 की बैटल। और जो अफजल खान है ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, क्योंकि लास्ट ईयर देखा होगा, लास्ट ईयर भी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि शिवाजी ने अफजल खान को मारने के बाद वहां पर एक टॉम बनवा दिया था। ठीक है, और लास्ट ईयर महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑर्डर पास किया कि इस टॉम को गिरा दिया जाए, तो उसका भी बहुत ज्यादा अपोज हुआ था। और अभी देखा होगा आपने कि शिवाजी के जो बेटे थे, क्या नाम था उनका? संभाजी। शिवाजी के बेटे कौन थे? संभाजी। उन संभाजी के नाम पर अभी जो महाराष्ट्र में शहर है कौन सा? औरंगाबाद, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर भी कर दिया गया है। तो 4-5 जगह से ये न्यूज में भी है। इस पूरे डाटा को अच्छे से हमें याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।